नमस्कार दोस्तों, आपका दृढ़ साधना चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दृढ़ साधना चैनल से इसी तरीके से जुड़े रहिए और अपने अपने परीक्षा की तैयारी को मजबूत करते रहिए, क्योंकि दृढ़ साधना चैनल बिल्कुल है निःशुल्क और आपको लगातार कंटेंट प्रोवाइड कराएगा। तो इस तरीके से आइए शुरू करते हैं। एसएससी जीडी का पेपर 2021 का पेपर है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। एसएससी जीडी 2021 का पेपर, इसमें हम आज जीएस के जीके के जितने भी प्रश्न आए हुए थे 2021 में, सारे के सारे सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए, पहला प्रश्न है, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है। यहाँ पे जस्ट ये क्वेश्चन में पूछा गया है जो 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना जिसने की थी उसका नाम पूछा गया है। तो आपको पता है सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले, और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी गुलामगिरी। ये याद रखिए, कई बार पूछी जाती है गुलामगिरी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। तो गुलामगिरी ये जो थी ज्योतिबा फुले की पुस्तक थी, और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की थी। अब आइए देखते हैं, देवप्रयाग में भगीरथी किससे मिलती है। तो आपको हम एक ट्रिक बताते हैं, अभद्र आपका अमर अधव, ये ट्रिक है। इससे आप सारे के सारे अलकनंदा किन किन नदी से और किस जगह मिलती है आप याद रख सकेंगे। जैसे लिखा है अलकनंदा और भगीरथी, और इसके पीछे द्र लगा हुआ है, तो अभद्र, अभद्र का मीन्स हो गया अलकनंदा, और भगीरथी जो है कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती हैं। तो कौन मिल रहा है भगीरथी से, अलकनंदा मिल रही है, तो अलकनंदा आपका आंसर हो गया। अब आप इसी के आगे देखेंगे, अलकनंदा और पिंडार कहाँ मिलती हैं, कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग में मिलती हैं। अब आपका से हो गया अलकनंदा, और पिंडार नदी कहाँ मिलती हैं, कर्णप्रयाग में। अमर को देखते हैं, आ से हो गया अलकनंदा, माँ से हो गया मंदाकिनी, कहाँ मिलती हैं, रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती हैं, जबकि अलकनंदा और धौली गंगा जो है वो विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। तो आपको मेरी ये ट्रिक आपको याद रहेगी, अभद्र आपका अमर अधव, अलकनंदा और भगीरथी देवप्रयाग में, अलकनंदा और पिंडार कर्णप्रयाग में, अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में, और अलकनंदा और धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग का मतलब होता है जैसे भारत के ही अंदर गंगा नदी है, तो गंगा नदी दो स्थानों को अगर जोड़ रही है तो एक जगह से भारत के अंदर ही अंदर, अंतर्देशीय का मतलब होता है एक देश के अंदर, तो मतलब भारत देश के अंदर जो गंगा नदी है अगर दो स्थानों को जोड़ रही है, तो उन दो स्थानों के बीच जो अंतर्देशीय जलमार्गों के द्वारा ट्रांसपोर्ट का काम किया जाता है, यातायात सुगम हो जाता है, और यातायात की व्यापार की जो भी चीज़ें होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना सुगम हो जाता है, इसी को कहते हैं अंतर्देशीय जलमार्ग। तो अंतर्देशीय जलमार्ग के रखरखाव और प्रबंधन का जो कार्य होता है वो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण करता है। याद रखिए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है इसका रखरखाव करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचा गया। आपको पता है अर्थशास्त्र के जो रचयिता थे कौटिल्य, इनका नाम विष्णुगुप्त भी था, इनका दूसरा नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिए अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य थे, इनका विष्णुगुप्त नाम था, और इन्हीं का जो शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, घनानंद को पराजित किया था, और घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो याद रखना है अर्थशास्त्र के रचयिता थे कौटिल्य, और कौटिल्य जो थे, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। और एक बात और याद रखना, कौटिल्य का दूसरा नाम जो था विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था इसे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किस खेल के मैदान प्रायः अंडाकार होता है, इसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट चौड़ा होता है। तो दोस्तों आपको पता है ये इस तरीके का मैदान केवल एक ही जगह देखा है आपने, क्रिकेट आप देखते होंगे, क्रिकेट में इस तरीके का मैदान होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण करता है। तो आपको पता है
अनुच्छेद 22 जो है ये गिरफ्तारी के अगेंस्ट है। कुछ दशाओं में आप गिरफ्तारी के लिए बिना वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, और आपके संरक्षण के लिए जो है वो अनुच्छेद 22 ऐसा बोलता है। और आपको पता है जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार जो हैं, अनुच्छेद जो है 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जबकि डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी का वर्णन जो है अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। और अगर आप नागरिकता की बात करेंगे, नागरिकता का वर्णन जो है 5 से लेके 11 तक हुआ है, और अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक जो है भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो अनुच्छेद 51 का में आयत आता है। और अगर आप संघ की बात करें, संघ का वर्णन जो है एक अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जबकि 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन किया गया है। और अगर आप इसी में देखेंगे, अनुच्छेद 79 जो बोलता है संसद के बारे में बात करता है, अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा के बारे में बात करता है, राज्यसभा। वहीं अनुच्छेद 81 है लोकसभा की बात करता है, लोकसभा। और अगर आप देखेंगे संघ में ही अनुच्छेद 76 जो है अटॉर्नी जनरल की बात करता है, और अनुच्छेद 124 जो है 124 जो है बोलता है भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। अनुच्छेद 123 कहता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति के बारे में बात करता है, जबकि अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन अनुच्छेद 112 में किया गया है। वहीं 143 में है कि राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट 143 में दिया गया है, प्रेसिडेंट की सलाह की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन ये सलाह वाध्य नहीं होगी मानने के लिए प्रेसिडेंट के ऊपर। और वहीं 148 जो बोलता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग के बारे में बात करता है। तो दोस्तों हमने देखे इतने महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आइए अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद प्रश्न नंबर 7, राजस्थान की विवाहित महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर वार्षिक त्यौहार हिंदू माह में मनाया जाता है। अर्थात ये गणगौर जो वार्षिक त्यौहार है ये राजस्थान की विवाहित महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये हिंदू का जो कैलेंडर है, हिंदू माह का चैत्र कैलेंडर है, इसमें मनाया जाता है। अब अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये जस्ट अब तो नहीं पूछा जाएगा, 2020 का पूछ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करता है। इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता है सन 2017 में सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म कर दिया गया और उनकी जगह लेके आया गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10, वैयक्तिक प्रयोज्य आय। वैयक्तिक प्रयोज्य आय वह आय होती है जो व्यक्ति अपने लिए यूज कर सकता है, ऐसी आय वैयक्तिक प्रयोज्य आय कहलाती है। इनकम टैक्स जितना दिया है उसे पे करने के बाद और उसकी घरेलू उपभोग और बचत इनको मिलाकर बनती है आय उसकी आती है, उसी को कहते हैं वैयक्तिक प्रयोज्य आय। वह व्यक्ति प्रयोग कर सकता है, इसका अर्थ रिक्त स्थान पर आएगा बचत। अब प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, यदि 4 मजदूरों की ज़रूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूरी किस बेरोजगारी से पीड़ित है। आपको पता है कि अगर जैसे इस तरीके की मजदूरी खेती में मिलती है, खेती में क्या होता है कि 2 लोगों की ज़रूरत है और वहाँ 4 लोग काम कर रहे हैं। अगर वहाँ पर 8 लोग भी काम करेंगे तो भी उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होगी, उत्पादन उतना ही होगा। इसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है कि इस तरीके की बेरोजगारी जहाँ पर 2 लोगों की ज़रूरत है और 4 लोग काम कर रहे हैं और आउटपुट भी उतना ही आ रहा है जितना 2 लोगों के काम करने से आएगा, ऐसी बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। अब चक्रीय बेरोजगारी जो होती है, चक्रीय बेरोजगारी भी एक किसान लोग ही फेस करते हैं। ये जो किसान होते हैं वही, जैसे जो फसल को बो देते हैं, बो देने के बाद से लेके कटाई तक के टाइम के बीच जितना उनका समय खाली बचता है, ऐसी बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी जो होती है शिक्षा में कमी की वजह से होती है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली की वजह से संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली की वजह से। और अगर आप देखेंगे घर्षण जनित बेरोजगारी वो होती है जैसे अगर कोई व्यक्ति है एक जॉब से दूसरी जॉब को चेंज कर रहा है, इस
जॉब के बीच में जो उसे बेरोजगारी का सामना करना पड़ा उसे घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। घर्षण जनित बेरोजगारी का मतलब अगर कोई व्यक्ति एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहा है तो उस कंपनी में जाने के बीच उसे कितने दिन बेरोजगार रहना पड़ा, इसे घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। अगला देखते हैं, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर जो है आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट के ही रूप हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, सीवी चंद्रशेखर जो हैं पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आपको पता है ये भारतनाट्यम से संबंधित हैं और ये क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्यों में आता है ये भारतनाट्यम। इसमें मणिपुरी, कथक, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम और मोहिनीअट्टम और सत्रिया, मोहिनीअट्टम, ओडिसी भी आता है और आता है एक नृत्य है कथकली। तो ये 8 नृत्य जो हैं शास्त्रीय नृत्य की श्रृंखला में आते हैं। मणिपुरी, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, सत्रिया और कथकली। मणिपुरी जो है ये मणिपुर से संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है और भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। ओडिसी जो नृत्य है उड़ीसा से संबंधित है और मोहिनीअट्टम जो है ये केरल से संबंधित है। कथकली भी केरल से संबंधित है जबकि असम से संबंधित है सत्रिया नृत्य। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, क्षारक लाल लिटमस को कैसा कर देता है। आपको पता है एक ट्रिक हमारे पास है छलनी। आइए एक ट्रिक बताते हैं आपको, छलनी से आप याद रखेंगे क्षारक जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। वहीं दूसरी ट्रिक है अनिल से आप याद रखेंगे अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो 2 ट्रिक याद रखिए, छलनी का मीन्स क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है जबकि अनिल से हो गया अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो यही ट्रिक है हमारी, क्षार जो है छलनी लाल लिटमस को कैसा करेगा, नीला करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की एक हानि। आपको पता है कोई भी इंडस्ट्री जो होती है जब भी एटमॉस्फेयर में हमारे चारों ओर कोई इंडस्ट्री जब लगती है तो आपको पता है वो प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, उससे निकलने वाला प्रदूषण जो है ये उसकी सबसे बड़ी हानि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने। आपको पता है ये भारत के राष्ट्रपति अभी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। आपको पता है भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं जबकि भारत के जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला और भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ जो हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, कैबिनेट और राज्यपाल के बीच एकमात्र कड़ी होती है। आपको पता है जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच एक कड़ी होती है मुख्यमंत्री। ऐसे ही केंद्र में जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की जो कड़ी होती है वो PM होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो आपको यहाँ पर बता दें जो संसद है, संसद का गठन जो होता है, संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के मिलने से होता है संसद का गठन। जबकि वहीं राज्य के विधानमंडल का जो गठन होता है, राज्य के विधानमंडल का गठन विधान परिषद, अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद, विधानसभा और तीसरा होता है राज्यपाल। ये तीनों मिलके राज्य का विधानमंडल बनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो अभी वर्तमान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मनोज पांडे हैं, आपको याद रखना है ये वर्तमान में भी मनोज पांडे जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, ये इसमें पूछा गया 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम के खेल मंत्रालय किसके हाथ में। तो ये आपको पता है अभी भी अनुराग सिंह ठाकुर के ही हाथ में है ये मंत्रालय। अब लास्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं। जो अलरमेल वल्ली जो हैं इसमें भरतनाट्यम के ये भरतनाट्यम जो एक शास्त्रीय नाट्य है इसके प्रतिपादक हैं अलरमेल वल्ली। आपको याद रखना है भरतनाट्यम ये है तमिलनाडु का नृत्य है, तमिलनाडु
तमिलनाडु। और कथकली जो है, कथकली ये केरल का नृत्य है, और उड़ीसी उड़ीसा का है, जबकि कथक यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों आपने देखा हमने सारे प्रश्नों को हल किया जो 2021-22 के एसएससी जीडी में पूछे गए थे। तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, बस आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।